नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं कृष्ण गोपाल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किशनगढ़ शैली, जो कि पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। मारवाड़ शैली में अपन पढ़ चुके हैं, बीकानेर शैली के बारे में, जोधपुर शैली के बारे में। अब उसी मारवाड़ शैली में एक प्रमुख जो आपकी दिखती है किशनगढ़ शैली, जो काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध शैली है, जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। किशनगढ़ शैली संबंधी चित्रकारों के नाम और चित्र के बारे में और विशेषकर बनी ठनी के बारे में जो किशनगढ़ शैली है वो प्रमुख है। इसके लिए मैं विशेष कवरेज 3 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें ये प्रथम पार्ट है मेरा जो किशनगढ़ शैली का आपके लिए लेकर आया हूं। और आगे वाले वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम किशनगढ़ शैली की ओर। देखिए मेरे साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि मारवाड़ शैली की जो ये प्रमुख शैली, सबसे ज्यादा प्रमुख शैली किशनगढ़ शैली को माना जाता है। क्योंकि इसका सबसे जो प्रसिद्ध चित्र है लोकप्रिय बनी ठनी, जो काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा और जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। आपको पता ही होगा मोनालिसा जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध सुंदर चित्र है। जो सेकंड पार्ट वीडियो में अपन बनी ठनी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा विस्तृत अध्ययन कि कौन थी बनी ठनी और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसका अध्ययन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। उससे पहले भारत की मोनालिसा के बारे में, जो इसको कहा जाता है मोनालिसा, जो विश्व का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध चित्र है, विश्व का सबसे सुंदर चित्र मोनालिसा, जिसकी रचना लियोनार्डो दा विंची ने की थी, उसके समकक्ष माना जाता है ये अपना राजस्थान में मारवाड़ शैली की प्रमुख जो शैली है किशनगढ़ शैली का चित्र बनी ठनी, जो मोनालिसा के समकक्ष माना जाता है। और मोनालिसा विश्व का सबसे सुंदर चित्र है जिसकी रचना लियोनार्डो दा विंची ने की थी, उसके समकक्ष माना जाता है बनी ठनी, जिसकी रचना किशनगढ़ के राजा सावन सिंह के दरबार में रहने वाले दरबारी चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र ने की थी। चलते हैं अपन पहले किशनगढ़ की पृष्ठभूमि की ओर कि किशनगढ़ का बैकग्राउंड कैसे किशनगढ़ शहर बसा, उसमें ये किशनगढ़ शैली कैसे पनपी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किशनगढ़ नगर की स्थापना की, कि ये स्थापना 1609 में की गई थी। जैसा कि मैंने आपको जोधपुर शैली के बारे में पढ़ाया था, उनके राजाओं के बारे में पढ़ा था। जोधपुर के महाराजा उदय सिंह, जिनके 16 पुत्र थे, उन्हीं में से जो 8वें पुत्र थे किशन सिंह, और उन्हीं 8वें पुत्र किशन सिंह ने जो 1609 में ये किशनगढ़ नगर है वो बसाया। लेकिन उत्तराधिकारी जो छोटे होने के कारण उन्होंने सोचा कि ये किशनगढ़ नगर जो बसा है ये संपूर्ण अपना होगा या नहीं, क्योंकि 8 भाइयों में छोटे थे, 8वें नंबर के थे। उदय सिंह के 16 पुत्र थे, उसमें 8वां नंबर था किशन सिंह का। तो उन्होंने स्वाभिमानी राजा होने के कारण उन्होंने सेठोलाव जो स्थान था, इस सेठोलाव स्थान को इन्होंने जीता, और सेठोलाव स्थान को जीतकर यहां पर इन्होंने किशनगढ़ नगर बसाया, जो वर्तमान में किशनगढ़ नगर है। अजमेर के समीप स्थित सेठोलाव नामक जो स्थान था उसे जीतकर किशनगढ़ नगर बसाया 1611 ईस्वी में, जो अजमेर के निकट स्थित है। सेठोलाव नामक स्थान जो वर्तमान में किशनगढ़ है, जो किसी समय अजमेर की एक छोटी सी रियासत थी। किशनगढ़ शैली को धीरे धीरे किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है 2 विद्वानों का रहता है। एक विदेशी जो विद्वान है एरिक डिक्सन और दूसरे भारतीय डॉक्टर फयाज अली। ये 2 ऐसे विद्वान हैं जिनको किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। सर एक का मतलब एरिक डिकिंसन है और दूसरे है डॉक्टर फयाज अली। परीक्षा में आ चुका है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। तो ध्यान रखना एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली को। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि किस भारतीय विद्वान ने जो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया, तो फिर डॉक्टर फयाज अली है, और विदेशी है डॉक्टर सर एरिक डिकिंसन। दोनों ऑप्शंस में एक साथ कभी नहीं आएंगे, यदि आते हैं तो दोनों साथ में आएंगे। तो दोनों ही याद रखना, सर एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली, इन्होंने किशनगढ़ शैली को सबसे पहले प्रकाश में लाने का कार्य किया। क्योंकि सर डॉक्टर एरिक डिकिंसन सबसे पहले जब लाहौर यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल रह के अजमेर मेयो कॉलेज में आए, तो सबसे पहले इन्होंने किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लेकर आए थे। 1944 से 45 के लगभग ये किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का कार्य इन्होंने किया था। और दूसरे अपने भारतीय डॉक्टर फयाज अली भी हैं। किशनगढ़ शैली
को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो 3 व्यक्तियों को जाता है। सबसे पहले, हालांकि किशनगढ़ शैली को प्रकाश एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में जाना रहा, कपड़ भंडार में जो चित्र प्राप्त हुए उनका सर्वेक्षण और उत्खनन अर्थात उसकी जांच पड़ताल और देखरेख और स्वतंत्र अस्तित्व में सामने का लाने का जो कार्य सर डॉक्टर एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली ने किया था। लेकिन जो संपूर्ण राज दरबार में इस चित्रकला को विकसित करने का जो कार्य है वो 3 प्रमुख व्यक्तियों का योगदान इसमें रहा। उसमें सबसे पहले बात करते हैं राजा सावन सिंह, जो किशनगढ़ के प्रमुख राजा थे। सावन सिंह जिनका शासनकाल समय 1699 से लेकर 1664 ईस्वी तक का रहा था। 1699 से 1664 ईस्वी तक का जो शासनकाल समय रहा था, 1764 तक का, 1699 से लेकर 1764 तक का जो शासनकाल समय सावन सिंह का रहा था। किशनगढ़ शैली को विकास में लाने का जो कार्य इन्होंने किया था। किशनगढ़ के राजा सावन सिंह जो उपनाम जिनका नागरीदास था, क्योंकि शुरू से ही वल्लभ संप्रदाय में जो किशनगढ़ के जितने भी राजा हुए इनके उत्तराधिकारी और आगे आए वह सब वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। भगवान श्री कृष्ण के युगल स्वरूप यानी राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की इन्होंने और उसके भक्ति में लीन रहे। अर्थात ये अत्यधिक अपने राजपाट को इन्होंने छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होने के कारण लोगों ने इनको नागरीदास ही कहना शुरू कर दिया, क्योंकि नागर जो नाम था भगवान श्री कृष्ण का पर्याय है और इनको फिर नागरीदास लोग पुकारने लग गए थे। तो सावन सिंह का ही उपनाम था नागरीदास, जो स्वयं सावन सिंह एक राजा ही नहीं अभी तो एक कवि भी थे और एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। इन्होंने कई रचनाएं भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं के बारे में इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनकी संख्या लगभग 73 बनाई जाती है, जिसको चित्रित किया था इनके दरबारी चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद ने, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और राधा को नायक और नायिका स्वरूप में चित्रांकित किया था। तो देखते हैं अपन, नागरीदास राजा सावन सिंह का उपनाम था, स्वयं कला प्रेमी थे और कवि भी थे, चित्रकार भी थे। अब सबसे पहले इनको विकास चित्रकला की क्षेत्र किशनगढ़ शैली को उन्नति और प्रकाश में और आगे विकसित करने का श्रेय पहले ये है। दूसरा श्रेय जाता है इन्हीं की ही जो दासी प्रियसी बनी ठनी जो इनके दरबार में थी सावन सिंह, इस पे ये अधिक आसक्त थे और ये रूप सौंदर्य इसका अधिक था, सुंदरता थी बनी ठनी की। बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ ही होता है सजी धजी, जो काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध चित्र रहा है किशनगढ़ शैली का, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ये सावन सिंह की उपपत्नी का नाम था, अर्थात ये उनकी प्रेयसी थी, दासी थी। और तीसरा नाम आता है मोरध्वज निहाल चंद, जो सावन सिंह का दरबारी कवि और चित्रकार रहा। वैसे प्रमुख कवि नहीं है, चित्रकार ही कहेंगे हम इनको, क्योंकि नागर समुच्चय की जो कवि रचना है वो तो सावन सिंह अर्थात नागरीदास ने की थी, लेकिन उन पर जो चित्र बनाने का कार्य है वो मोरध्वज निहाल चंद ने किया था। तो मोरध्वज निहाल चंद सावन सिंह का दरबारी चित्रकार था और ये सावन सिंह का आश्रित चित्रकार था। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर इसने जो नागरीदास ने जितनी भी कविताएं लिखी इनको आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय, जो बनी ठनी का रूप सौंदर्य है, जो स्वरूप है बनी ठनी का, जितना सुंदर रूप है उसको चित्रित करने का जो कार्य है वो निहाल चंद ने ही किया था। अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए निहाल चंद ने बनी ठनी को चित्रित किया था, उसके रूप सौंदर्य को चित्रित किया था राधा के स्वरूप में और कृष्ण के स्वरूप में नायक के रूप में सावन सिंह को, दूसरी तरफ नायिका जो थी बनी ठनी उसको राधा के स्वरूप में चित्रित करके निहाल चंद ने अपने राजा सावन सिंह को प्रसन्न करने का कार्य किया। अर्थात कृष्ण और राधा के स्वरूप में सावन सिंह और बनी ठनी को निहाल चंद ने चित्रित किया था, जो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, जिन्होंने किशनगढ़ शैली को प्रमुख योगदान दिया, मोरध्वज निहाल चंद। चित्रित ग्रंथों की संख्या जो 75 जो मैंने बताया था मानी जाती है। इस संपूर्ण चित्र ग्रंथ को नागर समुच्चय नाम से जाना जाता है। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया था नागर समुच्चय, जो नागरीदास द्वारा संपूर्ण चित्रित ग्रंथों की जो रचना है उनको नागर समुच्चय के नाम में जाता है, जिसमें लगभग 75 इनकी संख्या बताई जाती है ग्रंथों की, जिसका चित्रण कार्य 1735 से 1757 के मध्य हुआ था।
अब किशनगढ़ शैली के अन्य चित्रकारों की बात करें तो उसमें अमीरचंद है, धन्ना है, भंवरलाल है, सूरध्वज है और मोरध्वज, निहाल चंद, नानक राम, सीताराम और बदन सिंह, अमरू और सूरजमल, स्वाईराम, तुलसीराम और जोशी और इसी के साथ लाडली दास, जो कल्याण सिंह के शासन राजा जो किशनगढ़ के हुए थे कल्याण सिंह, उनके शासन काल में आया था लाडली दास। ये भी काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध चित्रकार था। परीक्षा में देखो इतना सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 चित्रकार जो प्रमुख है, एक तो मोरध्वज निहाल चंद आपको याद रहना ही है क्योंकि बनी ठनी के प्रमुख रचनाकार है, सावन सिंह के प्रिय दरबारी चित्रकार रहे जिन्होंने बनी ठनी चित्र बनाया था, मोरध्वज निहाल चंद। दूसरा आपको नानक राम और सीताराम और अमरू और स्वाईराम, इन चित्रकारों के नाम आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से? निहाल चंद, नानक राम, सीताराम, अमरू और स्वाईराम। और अब जो बात करते हैं लाडली दास, जो राजा कल्याण सिंह, किशनगढ़ के राजा थे कल्याण सिंह, उनके समय में आए थे प्रसिद्ध चित्रकार लाडली दास, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना जो थी उस पर आधारित चित्र बनाए थे। ये भी काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुए, इसलिए लाडली दास किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में याद रखोगे, नानक राम याद रखोगे, सीताराम आप याद रखोगे, स्वाईराम आप याद रखोगे और मोरध्वज निहाल चंद का नाम आपको याद रखना है और साथ में अमरू। अब बात करते हैं सावन सिंह के। ये जो शासन काल समय था इसका अंत हो जाता है। उससे पूर्व में आपको बता देता हूं कि सावन सिंह की जो प्रिय थी अर्थात दासी थी बनी ठनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सजी ददी, ये लोकप्रिय हुई। ये कौन थी? तो ये सावन सिंह की उपपत्नी अर्थात दासी थी, जिसपे राजा सावन सिंह अधिक आसक्त हो गए थे। इन्होंने अपने राजपाट सब त्याग कर भगवान श्री कृष्ण और राधा के युगल स्वरूप की भक्ति की पूजा में लीन हो गए और बनी ठनी पर अधिक आसक्त हो गए। साथ ही ये देखते हुए इसके जो दरबारी चित्रकार थे निहाल चंद, उन्होंने फिर राजा को प्रसन्न करने के लिए बनी ठनी का रूप सौंदर्य को चित्रित किया था और साथ ही उसके सामने स्वयं सावन सिंह को चित्रित किया था। लेकिन राजा का डर था कि कहीं अपन ऐसा कार्य करते हैं तो हमें दरबार से निकाल देंगे राजा, इसलिए चित्रकार ने जो बनी ठनी थे उसको राधा के स्वरूप में और जिधर दूसरी तरफ सावन सिंह है उनको कृष्ण के स्वरूप में चित्रित कर ये कार्य किया। जो आज प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, वो मोरध्वज निहाल चंद का वो राधा के स्वरूप में बनाया गया चित्र, उसके ठीक सामने उन्होंने कृष्ण के स्वरूप में सावन सिंह का चित्र बनाया था। क्योंकि सावन सिंह स्वयं कृष्ण और राधा के प्रिय भक्त थे, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से कृष्ण और राधा के स्वरूप में इन्होंने वो चित्रित किया बनी ठनी और सावन सिंह को। अंत समय में ये राजपाट छोड़कर स्वयं बनी ठनी को लेकर और वृंदावन चले जाते हैं। राधा माधव लीला जो धाम है वृंदावन में, वहीं ये भगवान श्री कृष्ण और राधा के भक्ति करते हैं। और अंत समय में 1763 में बनी ठनी का देवलोक गमन हो जाता है और 1764 में और सावन सिंह का भी देवलोक गमन हो जाता है। दोनों का अंत समय वृंदावन में ही व्यतीत होता है, दोनों ही देवलोक गमन हो जाते हैं वृंदावन में। अब रही बात बनी ठनी के विस्तृत वर्णन जो काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध भी रहा, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि किशनगढ़ शैली का पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें, कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कुछ भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या इसके बारे में कोई आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें। क्योंकि अभी बहुत सारी जानकारी है किशनगढ़ शैली में। बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी हुए थे, बनी ठनी की बहुत सारी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा अधिक होने के कारण उसका बनी ठनी पर ही केवल एक बड़ा वीडियो में बनाऊंगा जो आगे किशनगढ़ शैली पार्ट 2 में आएगा। देखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।